सर्दी के इस मौसम में भी दिल्ली का टेम्परेचर बहुत हाई है क्योंकि दिल्ली जाने वाले तमाम हाईवेज इंडियन फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बाइस ब्लॉक्ड हैं। ये प्रोटेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाए हुए 3 फार्मिंग लॉस के अगेंस्ट हैं, ये पिछले एक हफ्ते से ज्यादा के अरसे से जारी हैं और अब तक इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसका नोटिस लेना पड़ा और इन पर स्टे लगाना पड़ा। मगर लॉन्ग स्टोरी क्या है, आइए पता करते हैं। अब प्रोटेस्ट एक्चुअली बहुत थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा। सितंबर में 3 कानून भारत सरकार ने लाए, जो अभी प्रेसिडेंट के भी उसका एक्सेशन मिला तो लॉज बन गए। वो कानून नहीं, बिल नहीं है, लॉज है, वो कानून बन चुके हैं। तो मैं 3 कानूनों के पहले नाम बता, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। दूसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। एपीएमसी एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इंडिया में है, जो स्टेट रन करती है। स्टेट और लोग मिलके रन करते हैं। तो अब ये एक लॉ के तहत फार्मर्स को कंपल्शन नहीं रहेगा एपीएमसी में बेचने के लिए। सरकारी मंडी, एपीएमसी मतलब मंडी है जहाँ पे फार्मर्स अपना अनाज बेचते हैं। तो पहले लॉ के मुताबिक अब फार्मर्स को एपीएमसी में बेचने का कंपल्शन नहीं रहेगा। बेसिकली अब वो कहीं भी बाहर बेच सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ये है कि फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस रेगुलेटेड मार्केट्स में ट्रेडर्स को बेचते हैं और इन मार्केट्स को मंडीज कहा जाता है। ये मंडीज रेगुलेटेड इस लिहाज से होती हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से नाफिज करदा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, जिसका मतलब है कि एक मिनिमम प्राइस मार्क जिसके ऊपर ही क्रॉप को खरीदा जा सकता है। इससे फार्मर्स को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मिलता था, जो कि इन लॉस के बाद खत्म होता नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम अच्छा बना है, एपीएमसी का मंडियों का सिस्टम अच्छा है, फार्मर्स और बिचौलिया मतलब मिडलमैन का सिस्टम एक सही तरीके से पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो इन 2 स्टेट्स में एमएसपी अच्छे से मिलती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना तो मिलना ही चाहिए फार्मर्स को। लेकिन बाकी राज्यों में ये एमएसपी नहीं मिलती और ये नए कानूनों में एमएसपी का जिक्र नहीं है। ये भी एक बड़ा रीजन है प्रोटेस्ट का कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई जिक्र नहीं है। तो फार्मर्स का कहना है कि कल को बड़ी कंपनीज आएंगी और चलो जब तक मार्केट सही चल रहा है तब तक उनको सही रेट मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट उतर जाए, मार्केट में कुछ इंटरनेशनल रिसेशन आ जाए, कुछ हो, जैसे अभी हालात हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो कंपनीज अपने एंड से कुछ भी कर सकती है। जैसे कि हम प्राइवेट कंपनीज में देखते हैं, आप पाकिस्तान में भी देखते होंगे, कई जॉब्स चली गई होंगी और आम लोग उसमें कुछ अपना वो बता नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या बोलेंगे आप। अगर प्राइवेट कंपनी कुछ रूल बना रही है, अपने इंटरनल रूल्स बना रही है, तो आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। और फार्मर्स को यही डर है कि वो अपने ही खेतों में, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वर्ड है ये जो मैं कहूंगा अगली लाइन, लेकिन अपने ही खेतों में मजदूर बन जाएंगे। ये लॉस, जिन्हें एंटी फार्मिंग लॉस कहा जा रहा है, इनकी रोशनी में लार्जर कॉर्पोरेट प्लेयर्स इस मार्केट से बाहर फार्मर से डायरेक्टली प्रोड्यूस खरीद सकते हैं बिना किसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के। फिर इन कॉर्पोरेशंस के साथ किए जाने वाली डील्स स्ट्रिक्टली फार्मर्स और कॉर्पोरेशंस के बीच होंगी, जिसके बायस गवर्नमेंट रेगुलेशन नेट से वो बाहर हो जाएंगे और वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। 2019 का एक केस है, पेप्सिको बड़ी कंपनी है, आप शायद जानते होंगे। पेप्सिको जो लेस बनाता है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में है। तो पेप्सिको कंपनी का गुजरात एक स्टेट है, गुजरात के फार्मर्स के साथ एक बॉन्ड था, एक वो था कि कुछ आलू देंगे और उससे लेस बनेगा। तो गुजरात के फार्मर्स ने जो आलू उगाए उस साल, तो वो जो वैरायटी थी वो उससे जो मैच होने वाली नहीं थी, जो पेप्सी को चाहिए थी वैसी नहीं थी। और उसके बाद गुजरात के फार्मर्स को उसका प्रॉफिट नहीं दिया गया, क्योंकि वो जो आलू की वैरायटी थी वो बिल्कुल यूजलेस थी अकॉर्डिंग टू पेप्सिको, तो वो यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज उन्होंने पेप्सिको ने ये किया था कि फार्मर्स जो है वो उनके दिए हुए सीड्स ही उगाए, और अगर ना उगाए तो उन्होंने 2 कंडीशन दी थी कि 1 करोड़ रुपए के लिए सू कर दिया था पेप्सिको ने फार्मर्स को, हर एक फार्मर को 1 करोड़ रुपए के लिए सू किया था। और कहा था कि दूसरा ऑप्शन ये है कि हमसे सीड लो और हम ही को बेचो, अदरवाइज आप ये बेच नहीं सकते कहीं और।
तो ये सारी चीजें हैं कि जब प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करते हैं तो वो कंट्रोल करते हैं, वो मार्केट कंट्रोल करते हैं, मोनोपोली कंट्रोल करते हैं। जो प्राइवेट प्लेयर्स आने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, इसमें उन पे स्टॉक की कोई सीमा नहीं है। और ये मेजर कारण है विरोध का, वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि बड़ी कंपनीज आएंगी, वो स्टॉक कर पाएंगी अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ धान। इस तरह इन कॉर्पोरेशंस को इख्तियार होगा कि ये मार्केट प्राइसेस भी डिक्टेट कर सकें। फार्मर्स का मानना है कि इंडिया में फार्मिंग का हाल वैसे ही इतना ख़राब है और इन लॉस के बाद उनकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात का इजाफा होगा। 2019 तक 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स सुसाइड कमिट कर चुके हैं और इस प्रोटेस्ट में भी कई लोगों ने सुसाइड कमिट की। और एक फिल्म है नीरोज गेस्ट, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिए उस फिल्म को। इससे आपको अंदाजा आएगा, हिस्टोरिकल एक कॉन्टेक्स्ट आपको आएगा कि इंडिया में फार्मिंग की क्या स्थिति है, आगे भी क्या होगा और अभी फिलहाल क्या प्रॉब्लम है। कॉटन फार्मर्स है इंडिया के, कॉटन फार्मर्स, आपने जो बात कही सुसाइड्स होते हैं, सुसाइड बहुत सारे मेरे स्टेट में होते हैं, जहाँ से मैं आता हूँ महाराष्ट्र से, मुंबई वाला स्टेट जो है महाराष्ट्र, वहाँ पे कॉटन फार्मिंग बड़ी मात्रा में होती है और कॉटन इंडस्ट्री अलग से चलती है, एपीएमसी के बाहर सब बेचा जाता है। तो कॉटन फार्मर्स, कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स है, वो पूरी तरीके से मतलब और महाराष्ट्र में बहुत किस साल बारिश ज्यादा होती है, किस साल, अब पिछले 4-5 साल से तो बारिश हो ही नहीं रही जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। तो ऐसी जगहों पे फार्मर्स को बहुत दिक्कतें होती है कि प्रोड्यूस सही नहीं आता, और कॉटन कोई सस्ता वो नहीं है, क्रॉप नहीं है, उसके देखरेख के लिए बहुत चीजें करनी पड़ती है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, और ये सारी चीजें फार्मर्स नहीं उठा पाते, और इसी वजह से आप तमाम सुसाइड्स जो देखते हैं, मतलब ये एक मैंने बहुत छोटा रीजन बताया, 1000 रीजंस है। इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने किसान मजदूरों से बात की थी। किसान मजदूर इस प्रोटेस्ट में थोड़े कम दिख रहे हैं हमें, जैसे मैंने फिर भी आपको कहा कि 1988 वाला जो प्रोटेस्ट था उससे कई ज्यादा है इस बार, लेकिन दलित फार्मर्स इसमें प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि वो दलित मजदूरी करके अपना पेट गुजारा करते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो रोज 400-500 रुपए कमा के अपना घर संभालते हैं, और अपने घर पे डेली अगर वो काम नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट पे आके बैठ जाएंगे, तो उनका घर नहीं चलेगा। 8 से ज्यादा निगोशिएशंस और सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी फार्मर्स ये समझते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है और गवर्नमेंट आगे जाकर इन लॉस को रिवाइव कर सकती है। तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड वो तो किसान नेता ही बता पाएंगे। वो वे फॉरवर्ड क्या है। आज एक्चुअली जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके बाद मतलब जैसा उनका रिएक्शन, अभी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि क्या रिएक्शन होगा किसान नेता होगा, क्योंकि वो खुश तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि सरकार इसमें शामिल है और सरकार इनका आंदोलन तोड़ने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी इंडिया की रिपब्लिक डे पे एक बहुत बड़ी परेड होने वाली है, ट्रैक्टर परेड, और जिसको बहुत पूरा मीडिया कवर करेगा और उसको बहुत अटेंशन मिलेगा और मतलब बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है पर्सनली कि ये सारी कोशिशें इस परेड को ना होने की है। अगर ये परेड हुई तो उसको बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलेगा इंटरनेशनल, क्योंकि 26 जनवरी पे होगा, ये काफी सिग्निफिकेंट माना जाएगा।